अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए और ये दुआ काफ़ी हद तक आज पूरी भी हो गई है जनाब। जैसे मैं सुबह उठा मैंने देखा कि फैसलाबाद का मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो गया। मगरब की तरफ से बादल जो है वो फैसलाबाद के अंदर एंटर होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब मैं जब ऑफिस आ रहा था तो रास्ते के अंदर बारिश जो है उसने भी अपने रंग दिखाए। काली घटाओं का राज मुकम्मल तौर पर आज शहर फैसलाबाद के अंदर है। सूरज मियाँ आंखें नहीं दिखा रहे, गुम गए हैं, छुप गए हैं कहीं पे। गर्मी का तोड़ जो है वो आ गया है और शहर फैसलाबाद का मौसम बड़ा जबरदस्त हो चुका है और शहरियों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। बाइक्स के ऊपर सफर करते हुए लोग भी बिला वजह मैं देख रहा था कि मुस्कुरा रहे थे रास्ते के अंदर और एंजॉय कर रहे थे वेदर को। ठंडी ठंडी हवाएं जब मेरे गालों को छू के गुजर रही थी ना, तो जो नींद का खुमार था वो भी उतर गया और मौसम के साथ साथ मूड भी औसम हो गया। तो आज आने वाले 24 घंटों में वेदर कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, इस हवाले से देखेंगे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का वेदर के हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। दिन के आगाज में ही फैसलाबाद में जो है वो कुछ इलाकों के अंदर बूंदाबांदी तो कहीं जो है वो तेज बारिश के साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील हो चुका है और इस वक्त फैसलाबाद का जो मतला है वो जुज़वी तौर पर आबर आलूद है। सूरज मियाँ की जो है वो छुट्टी हो चुकी है, तो उसके साथ साथ फैसलाबाद का मौसम में जो गर्मी थी पिछले कई दिनों से उसका जोर भी टूट चुका है। दर्जा हरारत में कमी जो है वो भी वाकया हुई है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 39 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% है, जबकि हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश की खुशखबरी जो है वो भी सुनाई गई है और जो गर्मी का जोर था पिछले कई दिनों से जो है वो कायम था, लेकिन अगर आज का मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। दर्जा हरारत में कमी आ चुकी है। फैसलाबादी जो है खूब इस मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। जी क्या बात है मरियम, मौसम तो है बड़ा जबरदस्त, लेकिन जैसे जैसे हवा से आपके बाल उड़ रहे थे ना, यूं महसूस हो रहा था कि बाहर ठंडी हवा जो है वो चल रही है। हम तो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं लेकिन बाहर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। हो सकता तो आज हम मॉर्निंग शो ओपन एयर करते, लेकिन पॉसिबल नहीं है जनाब। लाइट्स वाइट्स कैमरे शैमरे जो हैं वो इंडोर ही लगाने होते हैं, इसलिए वरना हमारी कोशिश होनी थी कि आउटडोर आपके साथ मॉर्निंग शो करते। आज वेदर का मज़ा हम भी लेते और आपको भी स्क्रीन के ऊपर दिखाते, लेकिन स्क्रीन पर क्या दिखाना जनाब, हर शख्स बाहर बैठा अपने घर के अंदर वेदर को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है बजट के बोलते ही बादशाह की बोलती बंद होगी और बादशाह की बोलती जो है वो खुल गई है। ताजर जो हैं हजरात, उनका ये कहना है कि बजट को लेके वो बड़े कॉन्शियस थे और यही नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई जो है उससे भी काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा था। ना सिर्फ उनको बल्कि ग्राहक जो उनके पास आते हैं, उनका कहना है कि कस्टमर्स की तादाद जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि कुव्वत खरीद लोगों की खत्म होती चली जा रही है। महंगाई होना एक सेपरेट चीज़ होती है और इसके साथ साथ कुव्वत खरीद जो है ना वो एक सेपरेट चीज़ होती है। लोगों के पास पैसा होगा तो चीज़ें महंगी भी होगी, वो खरीद लेंगे, लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो चीज़ें जितनी मर्जी महंगी हों सस्ती हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुव्वत खरीद ही नहीं होगी। तो वो शख्स जिसकी दिहाड़ी 700 थी, 800 थी या फिर पे महीने की 30-40 हज़ार थी, उसका बजट जो है वो बनना मुश्किल नामुमकिन हो गया है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। फिर ओवरऑल अगर कंडीशन को भी देखा जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। मैशियत जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है, इसे लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से ठीक करने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे लाजमी हम आज एक और टच थोड़ा थोड़ा देते जाएंगे, वो है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग का जिन भी काबू से बाहर होता चला जा रहा है। सुनने में आ रहा था कि तकरीबन 6000 मेगावाट तक बिजली का शॉर्टफॉल का सामना है और उसकी वजह से कारोबारी हजरात को कितना नुकसान पहुंच रहा है, जो मिल मालकान है, जो पावर लूम इंडस्ट्री है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्या इसके वजह से जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, कम होंगी, डिज़ास्टर कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इन तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर, जो कि हमारे एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर
फजील अहमद मौजूद होंगे। तो फजील साहब, आपको भी वेलकम करते हैं जनाब शो में, और बिलाल साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मौसम के साथ साथ महंगाई का मौसम भी अरूज पे है। ये बारिश तो कभी कभी होती है, लेकिन उसके बादल तो छटने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान, अगर कुछ रिपोर्ट्स पूरी दुनिया की देखें तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो है तनख्वाह का, जो अर्निंग है वो इशू है। वरना अदरवाइज पूरी दुनिया की जो फहरिस्त जारी हुई है उसमें सबसे चीपेस्ट कंट्री पाकिस्तान पहले नंबर पे आया है। यानी कि अशिया की कीमत के हवाले से हम बहुत सस्ते हैं, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ लेबर को पैसे देने वाले जो लोग हैं ना, 32,000 फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने। मसला ये नहीं है 32,000 फिक्स कर दी, आज भी बहुत सारी जगहों पर 12,000 मिल रही होगी, 14,000 मिल रही है, 18,000 मिल रही है। अभी तो आपका 20, 22, 24 वाला मुकम्मल नहीं हो सका, तो 32 वाला कौन इंप्लीमेंट करेगा? जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वो मजबूर है, क्योंकि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, सब कुछ दिखाना होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो सब, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद इंटरलूप लगा लें, एमटीएम लगा लें, सदाकत लगा लें, सितारा लगा लें, ये देते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड चल रही होती चीज़ें, क्रिटिसिज्म लगा लें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो नॉन रजिस्टर्ड और छोटी पावर लूम्स और इन सेक्टर्स के अंदर। पावर लूम वाले का भी सर्कल इसलिए चल जाता है क्योंकि वो होता है वीकली, तो वीकली बेसिस पे उसकी भी दिहाड़ी कम से कम, बल्कि उनकी 40-40 हज़ार तक भी चले जाती हैं हफ्ते के अंदर, क्योंकि वो एक लूम की बजाय 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की शिफ्ट लगा लेते हैं, वहां उनके पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी हमारा सेक्टर है, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर तनख्वाह जो है वो कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत बनाया गया है कि 32,000 फिक्स है, तो 32,000 कोई फिक्स भी नहीं करता, देता ही नहीं है। पहले तो ये हो ना कि उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस में आ जाए, वो भी नहीं आता है। यही प्रॉब्लम है जहां से सारा शुरू होता है। दुकान पे एक वर्कर मजदूर है, उसको दिहाड़ी का 200 या 300 या 500 दिया जाता है, अब उसका 3,000 बनेगा नहीं 32,000। अब उसको हमने लगाया इस सेक्टर पे, इस सेक्टर के ऊपर है कि उससे मुआहदा ही नहीं है। अगर आप उनसे जाकर पूछेंगे तो वो कहेंगे जी ये तो दिहाड़ीदार मजदूर है, डेली वेजर है। ये एक बहुत आसान बहाना बन गया हुआ है डेली वेजर का कि आज हमें जरूरत हो तो हमने रख लिया, कल नहीं जरूरत तो इसे छुट्टी करवा देंगे, अब इसकी इतनी दिहाड़ियां बनी हैं तो इतनी दिहाड़ियों में फिर इतना ही बनता है। ये आसान और चोर रास्ते निकाले गए हैं खुद। प्रॉब्लम ये है महंगाई पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया सर्वाइव कर रही है और सर्वाइव करेगी भी। हम क्यों नहीं सर्वाइव करते? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है जेब में। जब इंसान कमा के लेके आए महंगाई भी कंट्रोल हो जाती है। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अगर गुजारा कर रहा हूंगा तो मैं कहूंगा चलें कोई गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन यहां लोगों का गुजारा भी नहीं हो रहा। गरीब आदमी पिस रहा है, और गरीब की डेफिनेशन करना बहुत जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जो तनख्वाहदार तबका है सिर्फ वो गरीब है, ना कोई रेडी वाला गरीब है ना दुकानदार गरीब है। बड़ी माजरत के साथ बड़ा क्लियर काटू मैं इसके ऊपर, एक रेडी वाले ने केला है उसने 10 रुपए महंगा करके बेच दिया दर्जन। अच्छा, पावर डिवीजन किस तरह से इक्वल की जाए, ग्रेडियंट इसका कैसे बनाया जाए? जो मिल मालकान है या फैक्ट्री ऑनर्स हैं, ये दिन ब दिन अपने यूनिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा बहुत सारा कमाया जा रहा है, लेकिन बात आप ही वाली के जो मजदूर तबका है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी पैसा और पावर, इन दोनों को कैसे डिवाइड किया? सबसे बड़ी पाकिस्तान में चोरी जो आपने की है, आपने बोला है ना अभी, वो ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, मैं बड़ा कैटेगरी बड़े एक्सपोर्टर से मेरी इस पर तल्ख कलामी भी हो जाती है कि आप लोग मुल्क के साथ इस वक्त गद्दारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वो कहते हैं कैसे? मैं कहा आप प्रोडक्शन करते हैं 1 लाख रुपए की, आप 50 लाख पीस शो कर, मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख पीस मैन्युफैक्चर किया आपने एक्सपोर्ट करना 1 लाख। अब होता क्या, फेक इनवाइसेस करते हैं, 50,000 शो की 50,000 शो ही नहीं की। अब जो 50,000 शो की उसके ऊपर भी टैक्स ले लिया वापस, 18% जितना भी दिया उसमें से जितना वापस आता ले लिया। अब जो आपने बाहर बाकी भेजा, जो 50,000 बच गए पीस, उसके पैसे आपने बाहर वाले अकाउंट में रख लिए, एक और वाइड करके ले आने पाकिस्तान में। एक और चीज बुलाल साहब, मैं कल एक वकील, बड़े पाए के वकील हैं, उनके पास बैठा था, उन्होंने एक चीज बताई, मैं होशरुबा इंकशाफात जो है उन्होंने किया। उन्होंने कहा लाहौर के अंदर कुछ वकला हैं, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा स्पेसिफिकली, मुबैना तौर पे उन्होंने ये गुफ्तगू की। उनका कहना था कि तमाम बड़े मिल्क मालकान जो है ना, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके वो क्लाइंट हैं, और वो करते क्या है कि जिसको किसी को 1 अरब या 50 करोड़ बिल आया है, या किसी को 2 करोड़ बिल आया है, किसी को 6 करोड़ आया है, वो उन पे स्टे ले लेते हैं और स्टे साल चलता है। बिल जो है वो 20% जमा करवा के 80% रोक लिया जाता है, उसी पैसे को दोबारा सर्कल में ला के पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। फिर अल्टीमेटली वही यूनिट्स जो हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना बिल पूरा करना होता है,
100 यूनिट इधर डाल दो, 200 यूनिट इधर डाल दो, ऐसे करके पैसे पूरे किए जाते। इज दैट ट्रू? ऐसा ही है? ये आपके फैसलाबाद से भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने स्टे लिया, लेकिन यहाँ ना एक नलायकी लोग करते हैं। जो आपको वकील ने बताया वो सच कह रहे हैं। यहाँ जो कुछ अकलदार है, अकलमंद है, वो ये करेगा कि वो गवर्नमेंट के लेटर को चैलेंज करता है कि इसने कहा था हम जून तक आपको सब्सिडी देंगे, तो इन्होंने नहीं दी। देखिए, मैं तो 6 महीने के ऑर्डर पकड़े हुए हैं, मैं तो कैलकुलेशन करके दे दी है। अब ये कैलकुलेशन में चेंज होगी तो मेरा ग्राहक भाग जाएगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये इमोशनल अत्याचार। यहां मेरे साथ बहुत सबका इख्तलाफ होना है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं। अब दूसरा चोर रास्ता क्या है? अब जो बेवकूफ हैं वो क्या करते हैं? वो सीधा कह देते हैं जी ये गलत है जी हमारे साथ। उन्होंने लेटर नहीं चैलेंज किया। अब जो दूसरे, इनको तो पैसे देने पड़ेंगे और साथ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ेंगे। जो 6 महीनों ने स्टे लेके लेट किया है उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन जो लोग लेटर चैलेंज करते हैं वो अब 6 महीने बाद, जो आपने कहा एक साल बाद, वही बिल देगा जिसको एक्चुअल है। लेकिन उसने वो पैसा जो सर्कल में लाया उसका वो पैसा तो प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट कमा के पैसा दे रहा है। रुपया 2 रुपए तो नहीं होते, 1-1 अरब रुपया अगर आप सर्कल में ला रहे हैं, मेरा ख्याल है आप फिर 6 माह के अंदर बहुत पैसे। अच्छा, फिर एक नहीं दर्जनों मिले हैं और फैक्ट्रियां जिनके 50-50 करोड़ 5-5 करोड़ महीने का मशवरा भी देते हैं, आप भी ये कर लें, आप भी ये कर लें। बिल्कुल, ये रास्ता इन्होंने खुद निकाला। लेकिन ये बड़ी मेरे ख्याल में डेंजरस चीज है। इसका सारा का सारा बर्डन अल्टीमेटली फिर गरीब आवाम पे जाता है। बात यही है, वो कहा जाता है ना कि मकड़ी का वो जाला है कानून, जिसे छोटा जानवर फंस जाता है और बड़ा जो है वो फाड़ के इसे गुजर जाता है। तो ये कानूनी पेचीदगियों को समझ के वकला को चंद हज़ार या चंद लाख पे करके करोड़ों को कैसे फ़ायदा हासिल किया जाता है। फजील साहब, कुछ रोशनी डालें इस पे, पावरलूम एसोसिएशन की तरफ से आप। देखिए हनान, जो जैसे बिलाल भाई बात कर रहे थे कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको जो लोग समझते हैं वो उस तरीके से उसको चोरी कर लेते हैं। अब देखें, जब तक आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर नेशनल इंटरेस्ट पर नहीं देखेंगे या उसका नहीं सोचेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने पाकिस्तान के अंदर एक की बजाय 2 इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हैं, जब हमारा मुल्क ही तरक्की नहीं करेगा तो आपकी वो 2 इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त आपके सर पर यही तलवार लटकती रहेगी कि हमारे मुल्क के हालात अब भी ख़राब होंगे। जब आप माशी तौर पर मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो भी आपके जो सनतकार हैं उनको ही करना पड़ती है, क्योंकि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट होती है मुल्क के अंदर। और बहुत सारे जो सनतकार हैं वो इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर के ममालिक में भी ले जा चुके हैं, जैसे बांग्लादेश हमारा जो करीबी मुल्क है वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि आप अगर पहले दिन से ख़ुद को ठीक रखते, आप मुल्क का सबसे पहले सोचते, जो मुल्क तरक्की करते हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं आम लोग हैं, सनतकार तो अलग, वो भी तरक्की करते हैं और खुशहाल रहते हैं। हमने आज तक अपने जो हमसाया ममालिक हैं जैसे इंडिया है या बांग्लादेश है उनसे सबक नहीं सीखा कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के सर पर, आप देख लें कि इंडिया और बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ और तकरीबन 25 साल के बाद, 27 साल के बाद, और उन्होंने देखें कि एक्सपोर्ट में हमसे कितना आगे निकल चुका है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कोई मतलब कि जो हमारे माजरत के साथ जो सनतकार हैं वो चोरी के रास्ते जब निकालते हैं तो उसका सारा इम्पैक्ट, जैसे अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे कि वो एक गरीब के ऊपर पड़ता है। पिस्ता तो वही है बेचारा जिसके पास है ही कुछ नहीं, और गरीब जो जैसे डेफिनेशन की है बिलाल भाई ने कि गरीब सिर्फ एक तनख्वाहदार जो तबका है वही है। उसकी चाहे 80,000 सैलरी हो, 1 लाख सैलरी हो, उसको सिर्फ उसने अपना बजट उसके अंदर रहते हुए सेट करना होता है। और जो इस वक्त हालात आ रहे हैं, आप अपना बजट जो है वो हर माह चेंज करना पड़ता है आपको। आप वैल्यू निकालें ना फजील, तो 1 लाख से ऊपर वाले पाकिस्तान भर में अगर देखा जाए बहुत कम लोग प्राइवेट। ये तो भी ये है कि आपके पास 725 अरब का जो बजट है वो पूरा नहीं हो रहा, टैक्स जो कलेक्शन पूरी नहीं हो रही, और आपने ऊपर से जो टैक्स जो है वो 925 अरब कलेक्शन टारगेट रख दिया है। अभी तो पहले पिछला टारगेट पूरा करेंगे तो अगला होगा। हमने अच्छा जितना बजट हमारे कलेक्शन है उससे ज़्यादा हमने सूद देना है,
तो जो हमने 900 अरब रख लिया उसके अंदर तो उतना उससे तकरीबन 10% भी नहीं बचेगा। अगर हम सारे अखराजात डालें तो हमारा डेफिसिट में बजट है। तरक्की काम तो बहुत दूर है। तरक्की काम तो ये है ना, फिर आप IMF से और सबसे हाथ तो कर रहे हैं, आप सबसे कह रहे हैं हमें बजट दें, हमें पैसे दें, हम अच्छा करेंगे, ले लू के तुम मुड़ के सड़कें बनाई जा रहे हैं। वो कुछ सोच रहे हैं कि तनख्वाहें आप बढ़ा रहे हैं। अब जो 35% तनख्वाह बढ़ाई है ना, ये आपने 35% डबल कर लें, 60% सूद देना है इस पर। तो ये लिया किस, ये जो सरकारी अफसरों को दे रहे हैं, अच्छा कि देना किसने है, वो भी अंदर इन्वॉल्व है, हम भी इन्वॉल्व हैं। तो भाई तनख्वाहें उनकी बढ़ाई किस लिए? प्राइवेट सेक्टर ने तो कमा के देना है, ये सरकारी सेक्टर ने उतने कर्जे लेके उनके तनख्वाहें देनी है। आप देखें कि किस हद तक ब्लंडर्स हैं कि आप एक बेसिकली इसको नो न्यू टैक्स बजट कह सकते हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया और एक ऐसा रुझान दिया है कि जो चल रहा है उसे वैसे चला रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये 2-3 महीने में इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, 1 साल नहीं गुजारे, तो जो नहीं आएगी वो फिर खुद ही भुगते, वो अपना लेके आएगी। और जो फिजा बन चुकी है, लेकिन अगर अब भी ना गए इलेक्शन में तो मेरा ख्याल है नुकसान होगा। नुकसान, बहुत नुकसान होगा। वो ये मेरे ख्याल में नुकसान इतना है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून को चाहिए, अब ये आज पेट्रोल के हवाले से बातें हो रही हैं, देखें अब बड़ी मुबहम सी सूरत हाल है। उनका इंटरव्यू किया एहसान अफजल खान साहब का, तो उनका बड़ी ऑनेस्टली कहूँ तो कोई पेट्रोल सस्ता नहीं होता रूस के तेल आने के बाद भी, लेकिन यहाँ समरी 40-45 रुपए की गई है। अब पता नहीं हमें को बेवकूफ़ बना रहा है या वो खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं, क्योंकि अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ये सोच लेंगे, उन्हें बेवकूफ़ अवाम ने इलेक्शन वाले दिन बना देना, फिर जितना अवाम ने उसे हाथ करना है, फिर आप देखेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान जमात भी आ चुकी है, लग तो यही रहा है कि ये पंजाब में इन दोनों का कोलिजन हो जाएगा, नून लीग का और उनका। बेसिकली पीपल्स पार्टी जो वोट स्किप आउट करना चाह रही थी नून लीग का, उसको रोकने के लिए, उस फ्लो को रोकने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान आई है कि ताकि बहुत बड़ी तादाद में जो वोट बैंक या सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जा सकती थी उम्मीदवारों की शक्ल में, वो न ले जगह जाए। वो जो नून लीग का एंटी या एक मुखालिफ वोट है वो सारा एक बकेट में आ जाए और नून लीग वहाँ सीटें लेके अपनी हुकूमत बना ले। ये स्ट्रैटेजी अभी तक फिलहाल जो नज़र आ रही है वैसे, क्योंकि तरीन साहब अभी बैठे भी लंदन है, सुना जा रहा है अपने तिब्बी मुआयने के लिए गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। उस मुलाकात की अब खदोखाल, उस मुलाकात की जब तफसील सामने आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या एक हरीफ जमात का दूसरी हरीफ जमात के लीडर के साथ मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो फिर मिल बैठने की बात हो रही है और बनेगी भी, लगता है कोई कोलिजन गवर्नमेंट। सिंगल मेजॉरिटी तो किसी को मिलती नहीं, सिंगल मेजॉरिटी बहुत मुश्किल है जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फजील मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। फजील, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के अंदर खुश कौन है, ताजर, आम आवाम या फिर कोई और? देखिए हनान, इस वक्त तो अगर आप कहें कि आवाम खुश हैं या फिर कारोबारी तबका खुश है तो कोई भी खुश नज़र नहीं आता। अगर जब ये बजट आया है, बजट से पहले उम्मीदें ये थी तमाम कारोबारी हजरात को कि जो बजट आएगा उसमें बहुत सारे रिलीफ जो हैं वो दिए जाएंगे। जैसे जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्री से मुंसलिक ताजर हैं उनको ये उम्मीदें थी कि शायद बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, लेकिन ना बिजली सस्ती हुई ना गैस सस्ती हुई। जिसके बाद अभी आप देखें कि फैसलाबाद के अंदर जो दागे की कीमतें हैं वो दोबारा से फिर बढ़ने का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, जो कपड़े से मुंसलिक ताजर तबका है उनकी जानिब से। और जब दागे की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी तो आपका आइंदा सीज़न जो आने वाला सर्दी का सीज़न है उसके तमाम तर वैरायटी जो है उसकी कीमतों में इजाफे का जो खदशा है वो भी फिर सर पर मंडलाने लगेगा, क्योंकि जो गर्मियों का माल है वो तमाम तर माल तैयार होने के बाद मार्केटों के अंदर पहुंच चुका है। अभी जो 1 माह तक सर्दी की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी गर्म कपड़ों की। और उसके बाद जो आपकी डाइंग फैक्ट्रियां हैं या फिर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां हैं वो भी इस वक्त 70% के करीब बंद पड़ी हैं। जब वो आप वहाँ पर जाते हैं, मालकान से बात करते हैं, तो वो भी यही रोना रोते हैं कि जी हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं, बिजली, गैस, ये तमाम तर चीज़ें। और जब बिजली और गैस से हटकर मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने की तरफ जाते हैं तो उसमें पेट्रोल आता है या फिर जो और जलाने के लिए लकड़ी या फिर तुका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। और जब आपके तमाम जो ईंधन हैं वो इतने महंगे होंगे और उसके बाद फिर आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपकी एक पैदावारी लागत बढ़ेगी, मार्केटों तक माल जाएगा तो ख़रीदार ही नहीं होंगे
तो आप फिर कैसे सरवाइव कर सकेंगे जब आपका माल जो है वो ही नहीं बिकेगा। तो इस वक्त हालात जो हैं वो किसी के लिए भी खुशगवार नज़र नहीं आते। वो आप किसी भी शोबे के ताजरों को देख लें, कारोबारी तबके को देख लें, अभी आप सिर्फ सोना देख लें तो इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी तो ख़रीदने का सोचता ही नहीं। अच्छा, जो सूरत हाल चल रही है, ना वो वाला सोना मिलता है ना सोने को मिलता है। ना सोने को मिलता है। और वो देखें, अब किसी ने अगर शादी करनी है या फिर वैसे ख़रीदना है सोना, जब रात को वो सोते वक्त एक दफ़ा सोच लेता है कि मैंने खरीदना है, उसको नींद नहीं आती। नींद नहीं आती यार, इतना महंगा। मतलब सोना जिंदगी से खत्म, गायब है। दोनों मेहनत है। करनी पड़ती है, वैसे भी नहीं सोने को मिलता, बिल्कुल ऐसे, और दूसरा सोना भी नहीं मिलता। ये सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब होती चली जा रही है। तो बिलाल साहब, एक और अहम इशू है जिस पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। क्या इंडस्ट्री मालकान जितने भी हैं, इंडस्ट्रीज जितनी भी रन की जा रही हैं, इससे कोई पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है हमारे यहाँ? सही SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? क्योंकि क्लाइमेट चेंज बड़े स्फीयर किस्म के देखने को मिल रहे हैं। अच्छा हनान, इसमें ना अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो अदारे हैं, वेरी सॉरी टू से, फॉर एग्जांपल आपका अदारा माहौलियात है, उसका एक इंस्पेक्टर है, वो छोटी सी गाड़ी जब बाइक पे जाता है और जाके दरवाज़ा नॉक करता है और दरवाज़ा नहीं खोल रहे, वो बेचारा नॉक करके वापस आ जाता है। ये उसकी पावर है। मैं ये बताता हूँ, इतनी कानून को अपने लिए काबिल समझा जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है उन तमाम अदारों के लिए। अच्छा, उन्हें जब पता हो छापा मार लिया जाए, इंडस्ट्री के साथ कोई मीडिया, हमें वो ले जाते हैं तरला मिन्त करके, यार आप लोग ही आ जाएं साथ। हम जब जाते हैं, अब वो करते क्या हैं, सबके पास लगा हुआ सिस्टम, सबके पास टोटल लगा हुआ है, लेकिन ऑन कब करते हैं? जब ये लोग दरवाजे पे आ जाते हैं, वो दिखाते हैं ये देखें ऑन है, चल रहा है, वो हर चीज़ नोट करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो फॉलो कर रही है, 100% फॉलो करी है, और वो ये तुक्का शुक्का जलाती नहीं है, ये गंदी टाकियाँ ये नहीं। उन्होंने अपना म्यार बिल्कुल एक स्टे रखना है। क्यों? बहुत सख्ती है। मैं आपको एक दिन प्रोग्राम में पहले कहा था, बताया था कि अमेरिका से एक लॉट रिजेक्ट हो जाता है कंटेनर के, कपड़े का DNA करवाया जी, धागा चाइना का लगा हुआ है, और उज़्बेकिस्तान का जो बैन है। आप इस हद तक अगर कोई एक्सपोर्टर, वो जो माल लेने वाले हैं वो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, तो फिर वो माफ़ नहीं करते। वो रैंडमली उनकी टीम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ऑफ एंड ऑन छापे मारती हैं, रेड्स करवा के चेक करते हैं कि आया ये इंडस्ट्री SOPs के ऊपर अमल कर रही है। इवन मैं आपको एक इंडस्ट्री में जानने वाले की है, उनको को सिर्फ उनका माल इसलिए रिजेक्ट कर दिया इंटरनेशनल बायर ने कि उन्होंने जो वेस्ट वाटर है वो बाहर डंप किया हुआ था, डायरेक्टली साफ करके डंप नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा ये आप इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ये है उनके मैयज। इन मैयज के तहत एक्सपोर्टर तो नहीं भाग सकता, एक्सपोर्टर की मजबूरी है। अब जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, जो नॉन रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर, वो ये सब शरारत करता है। और जो गैर कानूनी कारखाने हैं, जिसमें आप कह लें देसी डाइंग यूनिट्स हैं और जो हमारा लोकल माल बना रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ें चल जाती हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है, जहाँ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो रही है, वो नहीं, ये हरकत कर ही नहीं सकते। जो नहीं है वो कर रहे हैं। और आपको स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाएँ, चिमनियाँ धुआं ऐसे छोड़ रही हैं जैसे मतलब वो कहते हैं ना पंजाबी कहन दा हक हुंदा वा, और वहाँ पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, एक और चीज़ अब देखने में मिली है कि रात के औकात में चिमनियों को जलाया जाता है और धुआं छोड़ा जाता है, ताकि दिन में तो पता चल जाता है ना, रात को पता भी ना चले। हाँ, असल जो वो गंदी बची हुई टाकियाँ जलाते हैं ना, सबसे ख़तरनाक वो हैं। आप जाके लोगों की छतें चेक करें कि वो उसके जो वो कपड़ा है जो वो जलना है, उसका फुजला बन के घर छतों पे आता है। और आप यकीन करें, लोगों के घर ऐसे हैं जैसे कूड़ा कबाड़ बन चुके हैं। वो सारा आगे लोगों के ऊपर वो जो खाक राख जो भी कहने वो गिर जाती है। माहौल तो लुदा होना। फिर CM पंजाब के हवाले से क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने चलान बढ़ा दिया है। बस या गाड़ी जो भी इसकी मुर्तकब पाएगी या इसको बढ़ाने का मुर्तकब पाएगी, तो उसका जुर्माना 4000 रुपये तक कर दिया गया है। यानी कि उन माफ़ी कोई नहीं। एटलीस्ट ये वाहिद हल होता है, सज़ा और जो पेनल्टी होती है, ताकि उनको इतनी डाली जाए कि उनको फील हो। लेकिन यहाँ फील कहाँ होती है? 10 रुपये और भाग कर लेंगे। सेक्युरिटी कहाँ पे नजर आते हैं आपको? ये गाड़ियों की फिटनेस जो चेक करते हैं, आपने चलान का तो बताया, लेकिन ये शुरू जहाँ से होता है उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं कि इनको वहीं पे काबू क्यों नहीं किया जा रहा है ना। मेरा तो सेक्रेटरी RTA और दूसरा जो मोहतरम लारी अड्डा के इंचार्ज हैं, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये बता दें आप करते क्या हैं दोनों अफसरान? कुछ भी नहीं। अभी तक आज तक लारी अड्डे का रेट लिस्ट नहीं निकली। होना क्या चाहिए, हर हफ्ते रेट लिस्ट आए। पेट्रोल की प्राइस अगर 15 दिन बाद होती है, 15 दिन में एक लिस्ट निकालें
किस बस का किराया कितना है, लिस्ट ही मौजूद नहीं है। आप यकीन करें किसी भी लारी अड्डे, फैसलाबाद लारी अड्डे, कहीं किसी अड्डे के लिए जो मखसूस शहर जाने के लिए लिस्ट मौजूद नहीं है। जिसका जो दिल करता है किराया वो मुख्तस कर ले, सवारियों के साथ मुकमका किया जाता है। मैं वहाँ जो ट्रांसपोर्टर हैं मैं उनको भी इस पर तनकीद का निशाना इसलिए नहीं बनाता, वेरी ऑनेस्टली वो कहते हैं, उनके लिए मैं आपको हनान बड़ा आसान फार्मूला बताता हूँ, वो किराया 100 से 150 करें मुसाफिर भाग जाता है, कम करें गाड़ी खड़ी हो जाती है, कोई भी लॉस में तो चला नहीं सकता। अब वो करते क्या हैं, 100 बोलते हैं और वो कहते चलो बाजी रेट तो बोलो ना, कि वो तो जैसे दुकान पे कपड़ा नहीं बेच रहे, वो ये हिसाब हुआ वो उधर 10 कम का लिए या 10 ऊपर का लिए, जिसका जो दाल लगा उसे बैठा लिया। नॉन एसी बसें अगर उसके 100 ज्यादा देना है तो जीडीएस चले जाएगा, एसी वाली बस में जाके बैठ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये इनकी दिहाड़ी है, गरीब आदमी को लेकर जाना है, वो कहते लगा लें, लेकिन अदारे फिर कहाँ मौजूद हैं जिन लोगों की ड्यूटी है कि लोगों को फैसिलिटेशन दे। वैसे फैसलाबाद में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ये तो हर आने वाले डीसी के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है कि आज तक किसी ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना गवारा नहीं की। मुल्तान के अंदर आपके पास 2 से 3 ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, फैसलाबाद में कुछ है ही नहीं। हो 8 बाजारों के अंदर नो ट्रैफिक जोन हो, इवन जब वो करते हैं फिर हमारे ताजा चीखते हैं। इसके ऊपर मैं बड़ा कहूंगा कि उन्होंने एक प्लान बनाया डीसी साहब ने, सारे ट्रेडर्स पहुंच गए जी, वो तो हम लुटे जाएंगे मर जाएंगे, फट्टों के पैसे खा कर तो हमारा ताजर बन रहा है फैसलाबाद का। ज्यादती जुल्म सारा कर रहे हैं और इस शहर के बासियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, अफसरान के तबादले होने उन्होंने चले जाना है। हम हसल इस कौम, इस शहर के बासी होने के नाते हम अपना किरदार क्या अदा करें, सवाल ये होगा। बिल्कुल। फजील आप क्या कहेंगे ये ताजों वाली जो बात की इन्होंने? देखें हनान, जो हमारी इंतज़ामिया है उसकी रेट कहीं नज़र नहीं आती। जब कोरोना आया था तमाम जो 8 बाज़ार हैं उनके बाहर गेट लगाए गए कि यहाँ पर जी जो लोडर रिक्शा हैं, हैवी ट्रैफिक है, वो दाखिल नहीं हो सकेगी। उसके बाद हमारे जो 8 बाज़ारों के ताजर हैं उन्होंने इतना रौला डाला, हालांकि ये उनके अपने मुफाद के लिए चीज़ें थी। 8 बाज़ारों का लोग रुख करना छोड़ चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर रश इतना होता है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती, मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं मिलती। वो गेट जब लग गए थे तो लोगों को ख़रीदारी करने में इतनी आसानी हो जानी थी कि इनका ही कारोबार जो है वो चमकना था। ये ग्रुप बनाते हैं, उठ के डीसी साहब के कमरे में जाके बैठ जाते हैं, वो उधर जाके जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है, मतलब नॉर्मल होता है, फोटो सेशन होके असल ये सही है ना। और उसके बाद देखें कि वो गेट जो हैं वो उखाड़ दिए गए। वो पैसा किसका था? वो हमारे टैक्सेस से पैसा इकट्ठा किया गया, वो पैसा गेट्स बनवा कर वहाँ लगवाए और वो पैसा सारा ज़ाया गया। अच्छा, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जितने भी होते हैं इनके साथ जब मीटिंग की जाती है ताजर भी बैठे होते हैं, क्या कभी किसी ताजर ने अपनी रिपोर्ट दी कि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन करवाई है या इतनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाने के बाद आवाम को ये फ़ायदा पहुंचाया? सजेशंस तो सारे दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे अमल कितने कर रहे होते हैं इस पर? देखिए हनान, ये माजरत के साथ मैं आपको बता देता हूँ चीज़, वो सारी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। इंतज़ामिया ने अगर किसी चीज़ का जो कीमत है वो 120 रुपये तय की है कि आपने 120 रुपये में बेचनी है तो वो बेचते हैं 120 रुपये में, लेकिन वो 100 रुपये वाली भी चीज़ नहीं होती जो 120 में बेच रहे होते हैं। क्योंकि आप सिर्फ चने की दाल देख लें, वो 4 से 5 क्वालिटीज़ में आती है और आप तो चाहे 90 रुपये रेट इंतज़ामिया कह ले कि आपने 90 रुपये में बेचनी है, वो फिर भी बेचेंगे। रौला तो पहले वो डालते हैं, देखें जी हम मर जाएंगे, देखें जी इसका रेट इतना है, वो जी फैक्ट्री से इतने की मिल रही है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बताते कि ये 4 से 5 क्वालिटीज़ इसकी होती हैं और जो सबसे लो क्वालिटी है उसका जो इंतज़ामिया रेट देती है सबसे लो क्वालिटी उससे भी 20 से 25 रुपये कम होती है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है कि वो खुद चीज़ों को देखें कि हम किस चीज़ का रेट क्या तय कर रहे हैं, वो कितनी क्वालिटीज़ में है और किस किस क्वालिटी का हमने क्या क्या रेट तय करना है। जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उधर जब मीटिंग्स होती हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की ताजरों के साथ, सारे वहाँ पर करियाना एसोसिएशंस के जाते हैं लोग, वहाँ पर अपनी रिपोर्ट्स भी जमा करवाते हैं कि जी ये देखें हमारी रेट लिस्ट है, अपने बिल भी हता के दिखा देते हैं कि हमने आपकी जो तय करदा कीमतें हैं उनके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त की हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसकी क्वालिटी कौन सी थी या आपने किस क्वालिटी का क्या रेट रखा था।
तो ये चीज़ें जब तक आप खुद वर्किंग, आपका होमवर्क नहीं होगा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, तो वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल। बिलाल साहब, आपकी क्या सबमिशन होगी इस सवाल? असल यहाँ ये बात फजील की एग्री करता हूँ कि यहाँ मसाइल बाद इंतजामी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, ब्रेक से पहले आपसे जो सवाल किया था वही से मैं चाहता हूँ आपने। अच्छा हनान, हम मार्केट कमेटी के हवाले से बात कर रहे थे। देखें, अफसरान जो भी लोग हैं मखसूस, उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इसे ही बद इंतज़ामी कहते हैं। बद इंतज़ामी की ये सूरत हाल है कि इलाका मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनमें से जो जाते हैं वो वहाँ कार्रवाई डालाते हैं, जो नहीं आते, यहाँ तक भी होता है बड़े बड़े स्टोरों पे छापा मार के फिर उनसे कोई अच्छा फंक्शन आ जाए, कोई बड़ा अफसरान शाही आना हो तो उन्हें को रोटी भी ला लेंगे। तो ये सब चलता है यहाँ। इस पहले ये कह दिया जाता है कि आप ब्रिज रंग कर दें, शहर के फुटपाथ रंग कर दें, अपना नाम लिखवा लें, आप हैप्पी लैग लिखवा लें, आप कुछ लिखवा लें। वो लिखवा लेते हैं, तो जब उनको ज़रूरत होती है फिर कहते हैं आप कौन थे, वो बस रंग हो गया, आपने एडवर्टीजमेंट कर ली, वह गल मुक गई। तो ये जो बदनीति और ये चीज़ें हैं ना, ये इंतज़ामिया को सूट नहीं करती मेरे ख्याल में। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, ये जो FDA, वेस्ट मैनेजमेंट, PHA, मार्केट कमेटी, इनके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन कोई भी नहीं इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट, वो कहते हैं गवर्नमेंट कोई नहीं, ये तो सियासी पोस्टें हैं ना सारी। सियासी पोस्टें हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ असर सूख तो होता है ना। अगर जनरेट की गई हैं तो कोई ना कोई मकसद तो होगा। डेफिनेटली। देखें, जो सियासी जमात जब आके लगाती है तो वो अपना पूरा उसके अंदर से काम लेते हैं। चेयरमैन माशाल्लाह दिहाड़ियाँ लगाते हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी जो लगा के जा चुके हैं यहाँ। अब मैं यही कह सकता हूँ, इससे बढ़ के कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ ये है कि PHA के अंदर भी, लेकिन कोई ना कोई इनका एहतसाब करने वाला भी तो सर पे होना चाहिए ना। अब इनको लावारिस छोड़ा हुआ है, तो मेरा ख्याल है जो दिल में आ रहा है फिर वो सरकारी अफसरान कर रहे हैं जो मुतलका है। देखें, सरकारी, मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, सरकारी अफसर के हाथ में कभी भी अवामी खिदमत का कलमदान होना ही नहीं चाहिए। मेयर होता था, अगर आप पुराने असल मेयर की बात करें, जो फुल पावर्स वाला मेयर था, झंडा ऑफिस का ऊपर है क्योंकि मेयर बैठा है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने यूरोप UK से अडॉप्ट किया सिस्टम, और ये पाकिस्तान में अडॉप्ट था तो ऐसे था, झंडा ऊपर है। जैसे ही मेयर अपने ऑफिस से निकला, झंडा सरनगू हो गया। DC उसके ऑफिस के अंदर आके अपनी पेशियां भुगता था। ये है मेयर, क्यों? अवामी खिदमत उसने करनी है। भाई यहाँ DC को अवामी खिदमत मिल गई है, वो लहदा चोरी बनया फिरते हैं, वो वेस्टकोटा पा लेंगे, कोट पाते जी, बताएं सड़क के ऊपर ये कूड़ा क्यों पड़ा है। आप नहीं कर सकते, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम है। एडमिनिस्ट्रेशन काम आपको पता ही क्या है कि किस गली मोहल्ले में क्या है, वो काउंसलर को पता है। वो अच्छा, फिर इनका काम क्या होता है DCs का, या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे नहीं कर सकते तो क्या इनको करना चाहिए? देखिए, आप फैसलाबाद में आपसे मैं पूछ लूं, आपको क्या क्या मसाइल नजर आते हैं? जो आप बोलते जाएंगे वो इनके काम है। आपके पास फैसलाबाद में सस्ते बाजार कहाँ हैं? जो बाजार लगते हैं उस पर छापा मार के या तो पैसे ले लेते या उसका बाजार बंद करवाते हैं। अब ये जो पॉइंट है, या इसके अलावा पार्क्स उजड़े पड़े सारे शहर के, आपकी ग्रीन बेल्ट्स तबाह हो गई हैं, आपकी सड़कों के पैच वर्क तबाह हो गए हैं। ये है बद इंतजामी। आपके इंतजामिया का काम है एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लो ऑफ थिंग्स। अब मेयर ने जाके बताना है कि ये रोड पहले हमें चाहिए, या फलां काउंसलर को, चेयरमैन को ये चीज चाहिए। अब ये DC साहब कर रहे हैं, पुलों दे जालियां टूटी हुई हैं वो। अच्छा, फिर बड़ी माजरत के साथ मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि झाल पुल लीक हो रहा है, DC वहां हाथ लगा खड़े होकर तस्वीर बना रहा है। भाजन तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर को बुलाएं, वो काम करवाए वहां खड़े होकर, DC ऑर्डर दे। DC का ये काम नहीं है कि मौके पे पहुंच के वहां चीजें, हाँ आप अगर वहां पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि वो अमला काम ही नहीं कर रहा था, उनको उड़ा दें, फिर आप वहां सर पे खड़े होकर काम करवाएं। ये आप एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है, देखें फैसलाबाद के अंदर आपने कमेटियां बना दी, असलम बल्दी साहब भी हैं, अमीन भट्ट साहब भी हैं, आई एम राइट, ये बना दी हैं। फिर उनसे काम करवाएं ना, उनको आप पावर दें, आप उनसे काम कराएं कि वो जाके लोगों की खिदमत।
जब अवामी खिदमत के लिए लोग मौजूद नहीं हैं तो फिर अवाम की कमेटियां बना दें। लेकिन बिलाल, जब कोई काम ठीक ना कर रहा हो या कहीं पे शिकायत मौसूल हो, फिर तो डीसी का जाना बनता है और वहां पे जाके कोई ना कोई एक्शन तो लेना होता है ना। बिल्कुल बनता है हनान, 100% बनता है। तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, उसे लटका दें फिर घंटाघर चौक में लाके कि वो एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं काम कर रहा कि आपको डीसी को अपने ऑफिस से उठकर अवामी मसा वहां आवाम आती है अपनी शिकायत लेके, किसी ने साइन करवाना है, किसी ने अपनी एनओसी लेना है, किसी ने आपको बताना है कि फलां सेक्रेटरी साइन नहीं करा, तो आप उठ के उसके पास जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बंदा फारिग है, वो बंदा काम नहीं कर रहा। जरूरत पे दरपेश आई ना तो फिर इसका मतलब अब एक फैसला लिया गया, पता नहीं उसके ऊपर क्या होगा कि मंडियां नहीं लगाई जाएंगी, तो बस पूरा शहर मंडी बन जाना इस बार। क्योंकि आप देखें, मैंने शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से देख रहा हूं चौक चौराहों के अंदर बकरे आने शुरू हो गए हैं। मैं ईडन गार्डन वाले रोड से जाता हूं तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कश्मीर पुल के साथ बकरे खड़े हो गए आगे और मॉडर्न सिटी के बाहर खड़े होते हैं, वहां से हनान 10 दिन गुजरा ही नहीं जाना। न्यामुआना मंडी भी नहीं लगेगी? वो तो साला साल मंडी है ना, लगनी नहीं है, ठेके नहीं हुए, वो तो मंडी पहले ठेके पे चढ़ी हुई है ना। अच्छा, जो लगते होते थे पॉइंट्स मुख्तलिफ किए वो जाते 4 पॉइंट कोई नहीं है जी, 6 पॉइंट जो लगते वो नहीं है। जेड़ा जिथे दिल करता, शायद मेरा तो रहता है पली साहब को कहिए घंटा घर भी लिया बकरे बनो ताकि लोग बकरे तो खरीदे, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर एहसास होगा कि आप ये इंतजामी काम है। आप बोलियां लगाएं, आप मंडियां दे दें किसी को, लेकिन एटलीस्ट सेल पॉइंट्स मुकर्रर करें। अब मैं जो सड़कों पे लेके आपके दरवाजे तक आएगा ना तो उसने कहना मैं जी जहां से लेके आया हूं मैंने अभी किराया दे। बिल्कुल ठीक, वो आपको सरचार्ज करेंगे और कम अज कम एक बकरा इस साल जो 50,000 से कम मिलने वाला ही नहीं है, जो कम अज कम 16 kg का। आप बहुत कम रेट बता रहे हैं। मैं आपको फिर ये मैं अवैस के साथ हम इस मामले पे डिबेट करेंगे और उसको लेंगे। वैसे कोशिश करेंगे किस दिन अवैस को भी यहाँ पे बिठा के ना तो बकरों के हवाले से साथ साथ गुफ्तगू करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फजील, ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी वैलिड है। अब अगर मंडियां नहीं लगाई जाएंगी तो शहर भर के अंदर एक तो गंदगी देखने को भी मिलेगी, हर बंदे की कोशिश होगी कि चौक चौराहे में खड़े होकर अपना जानवर सेल करे, उसकी वजह से फिर उनके जो फाजिल मादे होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, गंदगी बढ़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए हनान, ये सारा जो मामलात हैं ये दिहाड़ी लगाने का एक तरीकाकार है। जब आप मुख्तस कर देते हैं पॉइंट्स के, यहाँ पर शहर में ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मंडी लगेगी और वहाँ पर फिर बाकायदा तौर पर महकमा सेहत के जो कैंप्स हैं वो भी लगते हैं और जो जानवर हैं उनकी बीमारियों के बारे में भी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। कोई बीमार जानवर जो है उसको मंडी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। तो जब अपनी मर्जी से लोग जो हैं वो हर चौक चौराहे में लाकर जानवर खड़े करेंगे, एक खुदा न खास्ता कोई बीमार जानवर जो है वो अंदर दाखिल हो गया तो तमाम जो जानवर हैं उनको भी उसका जो असरात हैं उस पर भी पड़ेंगे और मामलात होंगे ख़राब। इसके बाद इंतज़ामिया क्या करेगी? इंतज़ामिया ने खुला छोड़ दिया लोगों को। अब वहाँ पर जाकर लोग बेचारे गरीब जो हैं उनसे यही अफसरान शाही जो हैं, इनके चेले जो हैं वो दिहाड़ियाँ लगाएंगे जाकर। मुझे तो नहीं पता कि कहाँ पर लगाना है जी। फजील भाई, एक और हाथ होगा, जाली दांत, दो दांत, चौके के 2 दांत निकाल लिए जाते हैं प्लास के साथ, वो दोंदा बना दिया जाता है। बकरी के थनों के ऊपर टेपें लगा दी जाती हैं। अब आप इन चीजों को कैसे कवर करेंगे? ये तो फिर अब सड़कों के ऊपर होगा। कोई इसलिए रात को बकरा लेने ना जाइएगा, बल्कि लेंगे नहीं। आप कोशिश करें, मैं ये मशवरा दूंगा न्यामुआना मंडी जाए, वो एक 4 दीवारी के अंदर है, फिक्स सर्कल के अंदर है, लोग बैठे हैं, साल की मंडी है, वहां लोग। लेकिन इसके बावजूद बिलाल साहब देखने में ये आएगा, मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जो हर साल हम देखते हैं, ये मंडियां नहीं भी लगाएंगे ना, जो पॉइंट्स तय किए गए रश वहां पे फिर भी होगा। हाँ, वो तो होगा, लेकिन ये नहीं हो सकेगा कि वहां कोई जाली बेचे असल बेचे, ये खत्म हो जाएगा। और इससे सिक्योरिटी थ्रेट कितना बढ़ेगा? ये सारा काम ही नाज़िम कैश में होता है। ये आपकी बात बहुत है। पिछले करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन लोकली हो रही है। पिछले साल दोनों बाईपासों के ऊपर से जानवर रात को चोरी होते रहे हैं, जो मंडी के जानवर चोरी होना अलग बात है। वैसे ही आप कोई वैसे ये बताना नहीं चाहिए, चले अच्छा एक और काम, वरना चोरों को काम हो जाएंगे। क्या करना, एक और काम होगा। अब मंडी सरकार नहीं लगाएगी, अब एक बंदा जाएगा जाके सरकार की जमीन के ऊपर एक चौक बनाएगा और कहेगा अपने जानवर यहां खड़े करके आप बेच लें। जो बेचेगा उससे जगह लेगा, अब वो जगह पड़ेगा आवाम के ऊपर, फिर आ गया ना वो आवाम को, तो नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट की रिट कोई नहीं होगी, जिसका जो दिल करेगा वो करेगा और जिसका जितना दिल करेगा वो अपने हिसाब से दिहाड़ी लगाएगा, साइड पे हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा।
और ये सारा नुकसान जो है वो आम आवाम को उसका होगा। जिसने 10 दिन अगर मंडी लगानी है किसी जगह पे जानवर खड़े करने, वो 1 लाख रुपया अगर किसी को देगा, कोई उसको कहेगा कि 1 लाख दोगे तो यहाँ जानवर खड़े हों, वो कहाँ से निकालने हैं उसमें? बिल्कुल, ये मसाइल तो हैं, फिर इनका हल भी कोई ना कोई करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के स्टार्ट के ऊपर तमाम उन जनरल पब्लिक को हम अवेयर करें उन रेट्स के साथ, उन मामलात के साथ जो कि मार्केट कमेटी की तरफ से लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। हमारी कोशिश होती है कि एक आम आदमी को भी ये शऊर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर सब्जियां, फ्रूट्स और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के रेट्स जो हैं वो क्या होंगे आज के रेट्स, देखेंगे आज के भाव में। बिलाल डोगरा हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे और इनको कुछ कंपेयर भी कीजिएगा गुज़श्ता रोज के साथ। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। मार्केट कमेटी की रेट इसके मुताबिक चीज़ों में कमी होती देखी जा रही है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है, अंडे फार्मी बरकरार हैं, जबकि सब 40 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार हैं। सब्जियों की बात कर लेते हैं, प्याज 2 रुपये किलो सस्ता हुआ है 52 से 50, अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है 750 से 740, लहसुन देसी सुर्ख 45 रुपये सस्ता हुआ है 340 से 295 रुपये किलो हो गया है। लीमू देसी 5 रुपये सस्ता हुआ है 190 से 185 रुपये, फूल गोभी 15 रुपये सस्ती हुई है 105 से 95 रुपये, टिंडे 10 रुपये सस्ते हुए 110 से 100 रुपये किलो, करेला 5 रुपये सस्ता हुआ है 100 से 95 रुपये किलो, मटर सब 30 रुपये सस्ते हुए हैं 310 से 280 पे आ गए हैं। सेब काला कुल्लू 10 रुपये सस्ता हुआ है 330 से 320 रुपये किलो पे आ गया है। केला 10 रुपये सस्ता हुआ है 230 से 220 रुपये दर्जन, खरबूजा 25 रुपये सस्ता हुआ है सस्ता होता है 100 से 75 रुपये किलो हुआ है। फालसा 10 रुपये सस्ता हुआ है 160 से 150 रुपये, आड़ू 35 रुपये महंगे हुए हैं 125 से 160, तरबूज 10 रुपये सस्ता हुआ है 45 से 35 रुपये किलो, आम अनवर लटोल 75 रुपये सस्ता हुआ है 310 से 235 पे आ गया। आम दुशहरी 50 रुपये सस्ता हुआ है 260 से 210, आम सिंदड़ी 50 रुपये सस्ता हुआ है 220 से 170, आम लंगड़ा 10 रुपये सस्ता हुआ है 120 से 110 रुपये किलो पे आ गया। तो फलों में आज बड़ी कमी देखी जा रही है और खासतौर पे आवाम के लिए खुशखबरी, अच्छे मौसम में जो आम है उसकी मुख्तलिफ इकसाम जो है 50 से 70 रुपये किलो तक जो है वो गिरी हैं, जिसके लिए आवाम को एक अच्छा रिलीफ मिलता देखा जा रहा है। जबकि बैल मुर्गी गोश्त नीचे आ रहा है, लेकिन ये हफ्ते भर के अंदर कभी ऊपर तो कभी नीचे है, ये फ्लक्चुएशन और आंख मचोली का खेल जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मजीद फल और सब्जियां सस्ती होते हैं तो यकीन तौर पर इस हफ्ते के दौरान आवाम को लगेगा ऐसे कि बड़ा रिलीफ मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि पब्लिक के जो मसाइल हैं, जो जनरल पब्लिक के मसाइल हैं, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, हमारी कोशिश होती है कि उनको उजागर किया जाए। आज हम खास तौर पे वकला के मसाइल और इसके साथ साथ अदालतों के अंदर जो केसेस हैं जो लंबे अरसे तक चलते हैं, उनके पीछे कौन से हाथ ऐसे होते हैं, क्या टैक्टिक्स होते हैं, क्या तरीकाकार होता है जिससे तारीखों पे तारीखें जो है वो डलवाई जाती हैं। क्या वकला हजरात की तरफ से ऐसा कोई काम किया जाता है कि केसेस को लटकाया जाता है, अदालती निज़ाम के अंदर रुकावट डाली जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और वजूहत है? यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हाई कोर्ट के क़याम के हवाले से खास तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश होती है कि ये मसला जो है वो भी अपने शो के अंदर उठाया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है शहर फैसलाबाद के अंदर। बहुत सारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स खास तौर पर बात करें तो स्पेशली लाहौर जाना पड़ता है, वहाँ से वकील करना पड़ते हैं उनको, और भारी भरकम फीसें देने के बाद भी जब तारीखों पे तारीखें डलती हैं इतनी दूर जाना पड़ता है। फिर उनके जो किराए होते हैं बसों के या फिर वहाँ पे खाने पीने का जो रहाइश का मसला होता है वो बहुत ज़्यादा फेसेस करने पड़ते हैं लोगों को, और इसकी वजह से एक गरीब आदमी जो होता है वो महंगाई आगे बहुत ज़्यादा पिस चुका होता है। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिस्कशन करेंगे। आज बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे फैसलाबाद बार का ही नहीं बल्कि पंजाब भर के बार का एक बड़ा नाम है। मेरी मुराद, वैसे उनको अगर मैं नाम लेना चाहूं तो नाम ना भी बताऊं, जब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे सबको मालूम है कि वो कौन है। इम्तियाज अहमद लूना साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल है। आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। बड़ा शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से और बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे शो के अंदर आए। लूना साहब, सबसे पहले तो ये जो केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं,
पूछना मैं ये चाहता हूं कि क्या, क्योंकि फौजदारी में भी आपका एक बड़ा नाम है, लाहौर में भी केसेस आप लड़ते हैं हाई कोर्ट में, यहाँ पे भी, क्या वकील भाई ही इसके पीछे होते हैं जो तारीखों पे तारीखें जो है वो लेते हैं, कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है जिससे केस जो है वो सालों साल चलता रहता है? नान भाई, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि जो लीगल फर्टर्निटी से मुतल्लिक़ मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए आज हमें मौका दिया ताकि वकला का मौका भी रिकॉर्ड पे आ सके। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा 3-4 हिस्सों में इसको अगर डिवाइड कर लिया जाए तो बेहतर तरीके से उसको समझा जा सकता है। अगर फौजदारी केस को देखा जाए तो उसकी इल्तवा की वजूहत कुछ और हैं। जो सिविल केसेस हैं, जो सिविल राइट से मुतल्लिक़ा केसेस हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी के केसेस हैं और कई मामला जिनको सिविल लॉ डील करता है, अगर उसको देखा जाए तो उसमें इल्तवा की और वजूहत हैं। इसी तरह हमारा एक कॉरपोरेट सेक्टर है जिसमें बैंकिंग आ जाती है, इनकम टैक्स वगैरह के मामला आ जाते हैं, इनका इल्तवा के कुछ जो अवामिल और हैं। सबसे पहले मैं फौजदारी मुकदमे की इल्तवा की वजूहत जनाब को गुजारिश करना चाहूँगा। जब हमारा सबसे पहले जब FIR दर्ज होती है तो उसमें सेक्शन 173 ज़ाब्ता फौजदारी में बताया गया कि विद इन 14 डेज विद मार्जिन ऑफ 2 डेज के ये चलान इसका सबमिट कर दिया जाए। अब यहाँ पे इल्तवा शुरू हो जाती है। जो हमारा तफ्तीशी निज़ाम है वो इतना ट्रेडिशनली उसको लेके चला जा रहा है, मॉडर्न डिवाइसेस के साथ उसको कनेक्ट नहीं किया जा रहा या उस लेवल पे कनेक्ट हो नहीं सका जिसकी वजह से कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही हो सके। और इसी सिलसिले में ज़ाब्ता फौजदारी में एक सेक्शन 4 बताया गया जिसमें बताया गया जी कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ IO टू कलेक्ट द एविडेंस एंड टू प्लेस द सेम बिफोर द कोर्ट। जब 14 दिन में चलान नहीं आता और अगला हमारा जो इन एक्शन शुरू हो जाता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पे, प्रोसिक्यूटर जो है मुतल्लिका उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जब उसके पास FIR आ जाए किसी थाने की तो उस पर नज़र रखे कि 14 दिन के अंदर अगर चलान नहीं आया तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान में एक सेक्शन 166 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC का है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब लॉ को वायलेट कर जाए तो उसके खिलाफ 166 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। ना तो हाई अप्स ऑफ पुलिस इस पे कोई तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और ना ही प्रोसिक्यूटर उसको प्रॉपर चेक करता है। और प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 जो है उसकी वायलेशन जब होती है तो ये मामला यहाँ पे 2 सेगमेंट में इल्तवा शुरू हो जाती है। अब तीसरा प्रोसेस आ जाता है अदालतों का। अदालतों में जब केस चलते हैं तो हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके कोई SOPs आ जाते हैं, SROs आ जाते हैं जिसमें जो उसके मुतल्लिका गवाह होते हैं पुलिस ऑफिशियल, उनका फ़र्ज़ कर लें एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ FIR उनकी पोस्टिंग है फैसलाबाद, बाद में उनकी पोस्टिंग चली जाती है जी टोबे चली जाती है या डिवीजन में किसी और जगह पे चली जाती है। तो प्रोसेस जो है वो उसकी समनिंग का वो मुतल्लिका फोरम से चूंकि होके आना होता है तो वो इल्तवा की एक वजह वो भी बनती है। और एक हमारे पार्ट पे भी मैं गुजारिश करता चलूँ, एक कोताही भी हो सकती है, एक नेचुरली भी एक चीज़ ये हो सकती है कि जिस फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है उसके पास रश ऑफ वर्क ज़्यादा हो जाता है। जब किसी के राइट्स वाबस्ता हो ज़िंदगी से, जिस तरह अगर फौजदारी मुकदमे में अगर अच्छा वकील नहीं होता तो डेफिनेटली ये चांसेस होते हैं कि बंदा जो है उसको मैक्सिमम सज़ा हो जाएगी। तो मुल्ज़म की तरफ से भी और मुस्तगीज़ फरीक की तरफ से भी हर बंदे की कोशिश होती है कि जो नज़र आ रहा हो कि ये अच्छा वकील है उसको करें, तो उसके पास केसेस का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। ये इल्तवा की एक और चौथी वजह हमारे पार्ट पे है। अब इस पे इनको सही करने का तरीका जो है साथ साथ अगर गुजारिश कर दूं तो वो ये जी कि जब FIR दर्ज हो 14 दिन के अंदर चलान चला जाए। और 173 में ही बताया गया है कि जब मैजिस्ट्रेट साहब के पास चलान जाए तो उसी वक्त तमाम गवाहान को पाबंद कर लें। जब गवाहान पाबंद हो जाएंगे, उनके श्योरिटी बॉन्ड वहां पे आ जाएंगे, वो अगर मुकदमा ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होगा तो जो नेक्स्ट डेट होगी उस पर सारे गवाह पाबंद होंगे। ठीक है, तो उसी वक्त उसकी डिस्पोजल हो जाएगी। या अगर सेशन जज साहब के ट्राइबल है तो वहाँ पे जब जाएगा तो वहाँ पे उसकी डिस्पोजल हो जाएगी। ये हमारी इल्तवा की एक वजह है। इसको अगर हार्मोनाइज कर लिया जाए। एक और हनान भाई गुजारिश करता चलूँ कि जब कानून के ताबे हर सेगमेंट काम करना शुरू कर दे तो ये इल्तवा की जो शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी। जब कानून से हम ट्रेवल कर जाते हैं, बियॉन्ड स्कोप चले जाते हैं, तो फिर इल्तवा का मामला जो है वो आ जाता है। सिविल केसेस में भी अगर आप देखें
तो सिविल में इतनी ज़्यादा उसमें रूल्स को अडॉप्ट आपने करना होता है, प्रोविजन ऑफ लॉ को अडॉप्ट करना होता है, तो उस पर एक एक चीज़ पे प्लेडिंग पे आपको एक एक चीज़ का जवाब देना होता है। वही बात कि जो ओवरबर्डन हमारे वकला होते हैं, जब एक एप्लीकेशन आती है उसका जवाब जो है वो जो विद इन टाइम होना चाहिए, उसमें कई माह लग जाते हैं। तो ये जितनी देर तक हम मिल बैठ के, जिसमें पुलिस हो, वकला हो, प्रोसिक्यूशन ब्रांच हो और जजेस हो, इनकी एक कमेटी बनाई जाए, जो मुकदमा दर्ज होते हैं हर माह उनकी रिपोर्ट लें। जिस तरह आजकल हमारी एक कमेटी काम कर भी रही है, क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके चेयरमैन हमारे सेशन जज साहब हैं, वहाँ पे हतल अमकान हम कोशिश कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो उस पर हम हतल अमकान कोशिश करते हैं कि इल्तवा में जो मुकदमा चलान नहीं आ रहे उनको डिस्पोजल की जाए। इसी तरह कोई कमेटी बननी चाहिए सिविल लॉ पे भी और कॉर्पोरेट लॉ पे भी। जो हमारी क्यों नहीं बन रही? हाँ, इसमें सबसे पहले तो गुजारिश करता चलूं, जब लॉ बनता है ना, ये लॉ मिनिस्ट्री का ये काम है, उसका एक मैकेनिज्म बता दिया जाए फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल। सिर्फ कानून बनाने से लोगों के मसाइल हल नहीं होते, जितनी देर तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ना हो। ये हमारे जो अरबाब इख्तियार है, जब लॉ बनाते हैं ना जी, तो उस वक्त उनको उसकी रूह का पता होना चाहिए, या रूह का पता होते हुए उस पर काम करना चाहिए कि इसकी इस तरह की कमेटी हो ताकि एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो जाए। जिस तरह फर्ज कर लें, आजकल एक उन्होंने जब लॉ बनाया अल्टरनेट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो उस पर बड़ी अच्छी डिस्पोजल हो रही है कि जो मिनिमम जो ट्रिवियल मैटर है उस पर अल्टरनेट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी काम करती है और मामला फौरन जो है वो हल हो जाते हैं। ये कमेटियाँ जब लॉ बनता है उसी वक्त जहन में होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ प्रोविजन ऑफ लॉ में बता देना चाहिए कि ये कमेटी भी इसकी है, क्योंकि स्टैट्यूटरी लॉ में कमेटी कोई नहीं बनती। कमेटी बनती है आपके रूल्स पे, एसआरओज पे और एसओपीज पे। जब लॉ कहता है जब डिस्प्यूट आए प्रोविजन ऑफ लॉ पे और एसआरओ पे या एसओपीज पे, तो फिर प्रोविजन ऑफ लॉ प्रिवेल करनी होती है। ये मैं कहता हूँ कि जब नया लॉ बने उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ के तौर पे एक कमेटी भी बना दी जाए ताकि उस पर नजर रखे और उसकी एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो चुके। आप मेंबर पंजाब बार हैं, कोई वजीर कानून से मीटिंग्स या फिर लाहौर की तरफ से जो आपके मेंबर्स होते हैं, कोई इनको मतलब अगर रास्ता नहीं समझ आता तो आप तो क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, आपकी तरफ से मुलाकात करके कुछ समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि ऐसे अगर कर लिया जाए तो आसान हो जाएगा लोगों के लिए? नान भाई, हमारी जो पंजाब बार काउंसिल ने बेसिकली ये रेगुलेटरी बॉडी है जिस पे हमने रूल्स रेगुलेट करने होते हैं फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ अफेयर्स ऑफ लीगल फिटर्निटी, और जो हमारे मसाइल हैं कानून से मुतल्लिका उनको अरबाब इख्तियार तक इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन पहुंचाना। हमारी जब भी हर 2 माह बाद जनरल हाउस होता है हमारा पंजाब बार काउंसिल का, हमारी जितनी भी जनरल हाउस हैं उनको उठा के देख लें, या उनका रिकॉर्ड अगर कोई महकमा मंगवाना चाहे या इदारा मंगवाना चाहे, तो हर वक्त हमारा यही बार बार रेजोल्यूशन जारी होती है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही। लेकिन जो आजकल सियासी मामला चल रहे हैं उसकी वजह से ये 1.5-2 साल से जो हमारा एक क्योस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से जो हमारे रूल्स हैं या हमारी जो रेजोल्यूशन है उन पे प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा है। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई नहीं है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऐसे मसाइल में फंसी हुई है जहाँ पे उन रेजोल्यूशन को नहीं देखा जा रहा। इस क्योस से पहले हमारी जितनी भी रेजोल्यूशन थी उन पे प्रॉपरली काम हो रहा था। इसी वजह से जो साबका दौर था उसमें लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से सिविल लॉ में इतनी अच्छी अमेंडमेंट आई हैं जिनकी वजह से अब एक्सपेडिशियस डिस्पोजल हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, हाईकोर्ट के बेंच के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। मैं 1 बाय 1 बताना शुरू हो तो मेरा ख्याल है ये शो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके हवाले से मसाइल नहीं खत्म होंगे। एक गरीब आदमी जिसकी दिहाड़ी 700-800 रुपया होती है, अगर उसके सर पे कोई ना कोई वजूहात की बिना पे केस पड़ जाता है, लाहौर आना जाना, ये वो आपसे बेहतर कौन सर समझता है इस चीज को? कितना जरूरी है इसका क्याम, इस हवाले से बताइए। हनान भाई, मेरी आपके शो के हवाले से कुछ मेरी मारूज़ात होंगी, कुछ मेरी तजवीज़ होंगी इसी सिलसिले में। सबसे पहले तो मेरी पहली अर्ज़ है कि हमारे जितने अरबाब इख्तियार हैं वो हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की इम्प्लीमेंटेशन पे बात करते हैं, आइन की पासदारी पे या आइन की बालादस्ती पे बात करते हैं। हालांकि आइन में ये चीज़ बताई गई है कि जनाब जो अपना है हमारी जिस तरह बेंचेस हैं, एक प्रिंसिपल सीट है और बेंचेस बनाए जा सकते हैं।
अब अगर बनाए जा सकते हैं तो उस मुतलका एरिया में जो बंदे बैठे हैं, जिसमें पब्लिक भी है और हमारे अवामी नुमाइंदगान भी और वकला भी हैं, जब सारे इस रीजन के शोर डाल रहे हैं कि यहाँ पे बेंच का क़याम ज़रूरी है, तो आइन में चीज़ होने के बावजूद उस पर अमल दरामद ना होना, ये इट स्पीक्स वॉल्यूम लाउड। ठीक है, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का टाइम हो गया, जरा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इम्तियाज़ अहमद लूना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हाई कोर्ट बेंच के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। मैं चाहता हूँ लूना साहब जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू किया जाए। नान भाई, इसमें हमारे आर्टिकल में ना जो जुडिकेचर का चैप्टर है, उसमें ये बयान किया गया, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि बेंचेस जो हैं हाई कोर्ट के बनाए जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो सारा सिस्टम एडॉकिज्म पे चल रहा है, हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम कर रहा है, उसे पब्लिक एडलाज के बारे में कोई ख्याल ही नहीं। ना हमारी 75 साल जो हमारा ये उम्र है पाकिस्तान की, उस में कभी ये सोचा गया है कि आवाम की आसानी के लिए कोई काम किया जाए। अब ये जब हम इक़्तिदार में नहीं आते तो हमारे नारे होते हैं जी कि यहाँ पे हाई कोर्ट का बेंच होगा, आवाम की आसानी होगी, लेकिन जो ही हम इक़्तिदार के अवानों में हमारे पार्लियामेंटेरियन पहुँचते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हमने मुतअद्दिद बार मुतालबा किया कि जब आइन में बताया गया है कि बेंचेस बनाए जाए तो क्यों नहीं बनते, तो वहाँ पे सबसे मेन जो वजह आती है बड़ी, जो हमारे प्रिंसिपल सीट के वकला हैं, एक तो उनके हुकूमत के साथ लाइजन होता है। उस वजह से जब भी हुकूमत आती है तो लाहौर के जो बड़े दफ्तर हैं उनकी ज़रूरत होती है हुकूमत को, और उनकी मेन मजबूरी ये होती है कि ये मामला जो है कंट्रोल लाहौर में ही रहें, डिसेंट्रलाइज ना हो, नीचे ना चले जाएं, जिनको वो डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं, हालांकि वो कानून की रूह के ख़िलाफ़ उनकी सोच है। तो वहाँ पे हमारे अरबाब इख्तियार भी मजबूर हो जाते हैं उन वकला के हाथों जो वहाँ पे बड़े दफ्तरों में बैठे हैं। जितनी देर तक हमारे जो प्रिंसिपल सीट में हमारे दोस्त बैठे हैं ना, वो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में हमारी कंट्रोलर हैं। लोन साहब, ये बड़ी बहादुरी का आपने मुजाहरा किया है कि जो हकायक हैं, जो सच है कि वकील ही कुछ वहाँ के इन्वॉल्व हैं, वहाँ के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जो हाई कोर्ट बेंच नहीं बनने देते। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर, क्योंकि उनमें से कई इलेक्शन भी लड़ते होंगे, आपको बेहतर पता होगा, फैसलाबाद बार का कोई 4-5 हज़ार वोट तो होगा। तो जब पंजाब बार के या कोई ऐसे इलेक्शंस आते हैं, क्या हमारे वकला हजरात इस चीज़ पे मुत्तहिद नहीं हो सकते कि ये 5 का 5,000 वोट उसे ही जाएगा जो इस चीज़ का वादा करेगा कि जनाब हाँ बिल्कुल अगली दफ़ा हाई कोर्ट बेंच जो है वो बनवाया जाएगा? इसमें हनान भाई, डायरेक्टली अगर हम ये कोशिश करें ना जी, तो लाहौर का 25,000 वोट है, लाहौर सिटी का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लाहौर बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों जिसका हिस्सा तस्वर की जाती है, और बाकी फैसलाबाद डिवीजन के टोटल अगर वोट देख लिए जाएं तो उनसे लाहौर बार एसोसिएशन या लाहौर का जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे वोट ज़्यादा हैं। तो इसका पहला जो हमने तरीका सोचा था वो ये सोचा था, जिसमें हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की है और मज़ीद कोशिश उसकी विद सॉलिड रीज़न हम करेंगे भी, वो ये है, हमने पहले ये कोशिश की थी कि जितनी हमारी डिवीजन है ना, जो कि हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आती हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल सीट पे हमारा इलेक्शन होना होता है, वहाँ पे हर डिवीजन पे पोलिंग बूथ बना दिए जाएं ताकि लाहौर वकला को ना जाना पड़े और अपनी डिवीजन में वोट कास्ट करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों टू कास्ट वोट इन फेवर ऑफ जो जिसको वो चाहते हों। इससे ये होगा कि अगर 1-2 दफ़ा ये मामला चल पड़े तो उससे एक तो डिवीजन के सारे दोस्त इन्वॉल्व हो जाएंगे और डिवीजन पे एक पॉइंट पे वोट देने के लिए उनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी और वो अटैक भी करेंगे। इससे दूसरा हमें फ़ायदा ये होगा कि कल को 1 या 2 डिवीजन मिला के कोई एक कैंडिडेट को सदर पे आ जाएगा, कोई सेक्रेटरी पे आ जाएगा। अगर इस तरह कोशिश ना हो तो डायरेक्टली अगर आप ये कहें जी कि हम यहाँ पे बैठ के लाहौर वालों के साथ कॉन्टेस्ट करें, वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी अटेम्प्ट एक है जिसपे हम काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पंजाब बार
काउंसिल के जितने मेंबर हैं जो पेरिफेरल एरिया से हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लोना साहब, ठीक है, इस पे आप काम कर रहे हैं। जब तक काम नहीं होता तो एक सबमिशन ये भी तो है कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया का या इंटरनेट हाँ। का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से फाल अदालतों के अंदर बना सकते हैं? क्या इज दैट पॉसिबल कि हाँ, मैं फैसलाबाद से वकील करता हूं, मेरा हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो क्या ऑनलाइन वो तारीख अपनी में इन्वॉल्व हो सकता है, कोई हाजिरी लगवा सकता है, या अपनी बहस तकरार कोई चीज भी वहां पे सबमिशन जो है वो कर सकता है? फरहान भाई, बेसिकली आपका जो सवाल है ना जी, उससे वो है कि ई कोर्ट सिस्टम जो है, जिसमें ऑनलाइन आपकी वीडियो लिंक के जरिए आर्गूमेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी सितम ज़रीफ़ी वाली बात ये जी कि जो लाहौर के हमारे वकला हैं या जो प्रिंसिपल सीट्स पे बैठे हुए हैं या रजिस्ट्री ब्रांच जो होती है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की एक प्रिंसिपल ब्रांच प्रिंसिपल सीट है और उसकी 4 रजिस्ट्रियाँ हैं, एक लाहौर है, एक कोयटा, एक कराची और एक वहाँ पे है जी पेशावर। तो जो रजिस्ट्री के वकला हैं वो जब चाहते हैं इस्लामाबाद, उनकी वीडियो लिंक के जरिए आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी रुकावट बोल। हाँ, अब देखें यहाँ पे रजिस्ट्री भी है और प्रिंसिपल सीट भी है, दोनों तरफ उनको एक्सेस है, लेकिन जब उनकी बारी होती है तो वो कहते हैं जी वीडियो लिंक के जरिए फलां बंदे के फलां वक्त टाइम है। हमारी यही तो गुजारिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ई रूम टाइप बना दिया जाए या जिस पे वीडियो लिंक के जरिए हमारे आर्गूमेंट्स हो सकें, तो फैसलाबाद का आधा काम जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो लोगों का डिमांड है, हाँ, वो चाहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइज ना हो, वो जो समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है, हालांकि हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि बेंच बनना चाहिए। अगर वो नहीं देना चाहते तो कम से कम हमारा इतना ही मुतालबा मान लें कि यहाँ पे वीडियो लिंक के जरिए एक रूम बन जाए। फैसलाबाद के फर्ज कर लें आज 100 केसेस लगे हुए हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो मुख्तलिफ टाइमिंग हो जाए कि फलां बेंच के पास, और वहाँ पे तयन कर लिया जाए कि 2-3 जजेस के पास फैसलाबाद के केस लगा दिए जाएं ताकि वीडियो लिंक के जरिए आसानी से आर्गूमेंट्स हो सके। लेकिन हमारा ये भी मुतालबा जो है उनकी नज़र में फजूल मुतालबा है। जब वो करते हैं कि प्रिंसिपल सीट पे हमने रजिस्ट्री से बैठ के आर्गूमेंट्स करने हैं, तो उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा है, मान लिया जाता है, उनका मान लिया जाता, हमारा माना नहीं जाता। सर आखिर पे बात कंक्लूड करें, इस मसले का हल क्या है? कोई वकील हजरात बैठ जाएं, कुछ करें, होगा तो होगा कैसे? इस मसले के जी, इसका मसले का हल ये है, मैं ये समझता हूँ कि बतौर कानून का तालिब इल्म, जिस तरह हमारे जजेस होते हैं पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में होते हैं, हम उनके लिए औलाद की मानद है, इसी तरह हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में वो बैठे हुए हैं और हम उनकी औलाद की मानद है। इसी तरह हमारे जो वकला मेंबर्स हैं जो ऊपर ग्रुप में बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल में हैं या किसी भी आला पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए पेरेंटल जुरिस्डिक्शन में। उनको ये चाहिए कि जो हमारा मुतालबा है बतौर भाई, बतौर छोटे भाई, बड़े भाई के सामने मुतालबा, उसको माने। इससे ना सिर्फ उनकी रोजी में कमी नहीं आएगी, जब आप पेट से सोचते हैं तो उस वक्त लॉजिक और नजरियात ख़त्म हो जाते हैं। मेरी इनसे इल्तमास ये है कि पेट से रोकना, ये सोचना छोड़ दें और लॉजिक को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और लोगों के आसानी के लिए करें। जब ये तकरीरें करते हैं तो इनकी तकरीरें होती हैं आवाम के लिए हम ये कर रहे हैं बतौर आपके बड़े, हम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। जब हमारे मुतालबात वो आते हैं जिनसे वाकई उनके आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, तो फिर वो चुप साध लेते हैं। आप कहने का मकसद यही है कि यार वो बात उनको मिनतरला करके हाँ, मना बस। रहे। लेकिन अब नहीं मान रहे, मिनतरले से भी नहीं मान रहे। नहीं मान रहे। हल क्या है? क्या मतलब स्ट्राइक्स कर ली, उनसे जाके मुलाकातें वकीलों ने कर ली, हाँ जी। नहीं हल हो रहा, हुकूमत को भी इन्वॉल्व किया, क्या जाए? तो इस पे फिर मेरा दूसरा, चूंकि बतौर वकील हमारा जो रवैया है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो इस पे हम ना सिर्फ एक ऐसी कमेटी बनाएं फैसलाबाद में जिसमें इंटेलेक्चुअल हों, जिसमें वकला नुमाइंदे हों, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे करके को 5, 7 या 10 बंदों की कमेटी बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम काम करें और कॉरेस्पॉन्डेंस करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दुनिया में जितनी भी एनजीओज हैं इस मुतलका फोरम से काम करने वाली, और यूएनओ का जो हमारा मुतलका फोरम है ह्यूमन राइट्स का या विमेन राइट्स का या चाइल्ड वालों का, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
ये अपना एजेंडा प्रोजेक्ट करें। लूना साहब, ये बड़ी बड़ी अच्छी आपकी सजेशन है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये अगर काम हो जाता है तो उससे एक वक्त आएगा, देखें किसी चीज को, किसी हक की बात को दबाया नहीं जा सकता। हाँ, उसका अगर एक तरीका आपका नहीं माना जा रहा तो फिर आप पढ़ा लिखा तरीका, अग्रेशन से, स्ट्राइक से, शहर बंद करने से ये बेंच नहीं बनना। मेरी तमाम दोस्तों से या तमाम मकतबा फ़िक्र से ये गुजारिश है जो इसमें इस सोच में है कि अवाम पिसी हुई है, इसका हल निकालना है, तो जितने भी अरबाब इख्तियार हैं वो इकट्ठे हों फैसलाबाद के, बल्कि डिवीजन पूरी के, और एक कमेटी बन के इस पे हम अपना एजेंडा बाय वे ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। लूना साहब, इसे आज से इनिशिएट करते हैं। कौन लोग हैं जो ये कमेटी बनाएंगे और कैसे इसे इनिशिएट किया जाएगा, इस पे जरा बताएं ताकि इस पे काम भी कर होना भाई, इसमें मेरी गुजारिश ये जी, कुछ दोस्त होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है, जो सर्विस आपकी नजर में वो कौन है? मैं फर्ज कर लें बतौर एडवोकेट, मैं कहता हूं जी फैसलाबाद में कई ऐसे वकला हैं जिनका इस बारे में एक्सपीरियंस रहा है, हमारे सीनियर हैं। सर नाम लेना ताकि हम कोशिश करें इसको किसी ना किसी। मैं उस पर जनरल एक आपको फार्मूला दे देता हूं। इसके लिए हमें आप देख लें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम हो रहा है, उसके लिए आपको पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बंदे हैं, जो इसमें रकम इन्वेस्ट करके बतौर डोनेशन एक कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं, कुछ पैसे डालने वाले होंगे, कुछ अपनी एक्सपर्टीज देने वाले होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे जो इंटरेक्शन आगे करने वाले होंगे। इनको मिल मिला के पहले 3-4 जो है ना जी दोस्त, जिसमें वकला, बिजनेस कम्युनिटी और कुछ पॉलिटिकल फिगर और एनजीओ टाइप बंदे जो हैं, इनको इकट्ठा करके उसमें से छांटी की जाए। अगर इस स्टेज पे अगर मैं कुछ नाम लूंगा तो उससे बायस हो जाएंगे मामलात के, पता नहीं बैठ के एक एजेंडा प्रोजेक्ट किया गया किसी की मशहूरी के लिए। फॉर द टाइम बीइंग मैं उसको छोड़ देता हूं ताकि काम शुरू होने से पहले क्रिटिसिज्म ना शुरू हो जाए। सर यहाँ पे ना ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक के बाद यहीं से हम मामलात को कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ अहमद लूना साहब। उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। लूना साहब, जब पॉलिटिकल फिगर्स की इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाती है वकला के काम के अंदर, तब भी मामला जो है वो ख़राब होना काफ़ी हद तक शुरू हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों के अंदर आपकी एक वीडियो भी रिलीज़ हुई थी, आप वकला के हक़ के लिए फिर डीसी ऑफिस गए, वहाँ पे डीसी से मुलाकात भी की, तो वहाँ पे कुछ चैम्बर्स का इशू चल रहा था। वो इशू था क्या? बड़ी वायरल हुई वो वीडियो, और मसला क्या था? क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसके अंदर मौजूद था या नहीं था? हनान भाई, इसमें फिर मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर हर चीज़ कानून के ताबे कर ली जाए तो ना तो कोई पढ़ा लिखा वकील या कोई भी वकील, चाहे वो इस फील्ड में नौवारिद हो, कोई भी एहतजाज नहीं करता। हमारा एहतजाज वकला को उस वक्त शुरू होता है जब कानून के ताबे मामलात नहीं चल रहे होते। हमारी लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट जो है 1973 का, उसमें रूल्स बनाए गए हैं कि जहाँ पे भी चैम्बर अलॉटमेंट होगी ना, तो वो एक कमेटी होगी जिसमें हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव होंगे बार काउंसिल के, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वोट लेने वाला मेंबर होगा, एक मेंबर बार काउंसिल होगा 4 मेंबर्स में से, या उस डिस्ट्रिक्ट अगर एक है तो एक वो मेंबर होगा। उसके अलावा सबका 2 सदूर उसमें मेंबर रखे गए। उस वक्त हमारा ग्रीवेंस ये था कि डीसी साहब को कुछ मामला जो हैं वो इस तरह समझाए गए जो कि टोटली पॉलिटिकल बेस्ड थे, जिसमें ये बताया गया कि ये बंदा जो है या ये बंदे जो हैं इनको आप चैम्बर अलॉट कर दें। हमारा उन बंदों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि जब ये रूल्स बने हैं, रूल्स रेगुलेट होते हैं टू ऑल ऑटोनमस बॉडी एज वेल एज टू ऑल ऑफिशियल ऑफिसेज, तो जब डीसी साहब के पास हमारे रूल्स पहुंच गए तो इन्होंने अलॉटमेंट क्यों की? वो रूल्स की टोटल वायलेशन थी। डीसी साहब को एक एप्लीकेशन आती है, उस पर वो चैम्बर अलॉट कर देते हैं। सबसे पहले बतौर कानूनदान मेरा ये फ़र्ज़ था कि बतौर मेंबर मैं अपनी बार काउंसिल से रजू करता, तो मैंने सबसे पहले बार काउंसिल से रजू किया। देन चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने स्टेटस को ग्रांट कर दिया कि इस मामलात को जूं का तूं रखा जाए। आई कन्वेड दी स्टेटस को ऑर्डर टू दी कंसर्न के जनाब इस पे ना
आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आप हमारे इंतज़ामिया के हेड हैं। तो उस पर पहले उनकी तरफ से ये वादा आया और फिर शाम के वक्त वो सारी इंतज़ामिया की जो टीम है वो वहाँ पे जाके ना सिर्फ उसको रोकते बल्कि खुद बनवाने में, उसकी कंस्ट्रक्शन में शुरू हुए थे। तो उसकी वजह से जब मेरे साथ दोस्तों ने रब्ता किया तो मैंने बताया जी कि मैं तो उसको ऑर्डर लेके आ गया हूँ, कन्वे भी कर दिया है। तो फिर मैटर ऑफ ईगो बन गया वहां पे। अच्छा, रातों रात वो खड़ी कर दी गई, सुनने हाँ में जी, ये आया। बिल्कुल ऐसे और ही। क्या आप जब वहां पे गए, बहुत सारे वकीलों की तरफ से फरक हबीब को फिर गालियां भी वहां पे पड़ी, जनाब डीसी साहब भी वहां पे मौजूद थे। जब आप वहां पहुंचे आपको इल्म था कि फरक हबीब अंदर बैठे डीसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं? ये तो हमारी सरप्राइज, एक हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और मैं तो मैंने अच्छा, फिर सीखा इसी वजह से हुए। हाँ जी, मैंने वहां पे जब गया हूं तो मैंने कहा जी मेरी तो बड़े बड़ी शख्सियात से ज़ियारत हो गई जो इकट्ठे कभी नहीं मिलते थे। तो वहां पे जब गए हैं तो उस वक्त जो सारे मामला थे वो खुलकर सामने आ गए। अगर बार बार रिपीट करूं, आजकल चूंकि उन पे दिन जो है वो बुरे चल रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये ऐड कर दिया इस बंदे ने और मेरे खिलाफ। तो मामला जो है वो तमाम दोस्तों के सामने वीडियो सारी वायरल हो गई थी। फिर मेरी गुजारिश ये है कि जो आपके पॉलिटिकल फिगर एरिया के होते हैं ना, वो उनका ये हक बनता है कि बैलेंस रखें इन बिटवीन पब्लिक। जब ये बैलेंस खराब करेंगे ना सिर्फ खुद क्रिटिसाइज होंगे बल्कि हम दोस्त भी मसाइल में आएंगे। उस दिन भी मेरी उनसे यही गुजारिश थी कि आप बतौर पॉलिटिकल वर्कर, बतौर पॉलिटिकल पार्टी के एक नुमाइंदा शख्सियत होने के नाते आपको ये चाहिए था कि टू हैव कॉरेस्पॉन्डेंस विद ऑल कंसर्न, ताकि ये मामला ख़राब ना होते। लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी, गुड सेंस प्रिवेल कर गई डीसी साहब पे, तो उन्होंने उसी वक्त उसकी कैंसलेशन कर दी। तो जिस तरह आजकल ये चला आ रहा है, या कई होते हैं जी कि वकला गर्दी, बेसिकली अगर उसको दो तरीकों से देखा जाए कि रात के वक्त उस जगह पे जाना, तो ये आपको इसको वकला गर्दी भी कह सकते हैं। लेकिन रात को अगर वो हाँ, बन रहे हैं रात के अंधेरे में, हाँ उसको क्या कहेंगे? तो जो इंसाफ है, अगर जुल्म 24 घंटे हो रहा है तो इंसाफ भी 24 घंटे ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज वकीलों की मुझे बड़ी पसंद है, ये मुत्तहिद जब होते हैं ना, ये यूनिटी जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट चीज होती है। अगर आप में यूनिटी है तो आप कोई भी अपना मुतालबा जो है वो मनवा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है जब जुल्मो सितम होता है वकला पे या कोई भी ऐसी बात होती है, हाँ, तो वकील यकजा हो जाते हैं। अनान भाई, इस पे देखें ना जी, आजकल आप जिस बंदे को भी उठा के देख लें, जिस पे भी FIR हो रही है ना, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर है चाहे आम आदमी है, तो वो शोर डाल देता है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब हमारा पुलिस रूल्स 1934, ज़ाब्ता फौजदारी और आईन पाकिस्तान, इन तीनों को अगर मिला के पढ़ लिया जाए तो एक बात बड़ी क्लियर होती है कि जब FIR दर्ज होती है, मुल्ज़िम को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता। पहले आप तहकीक तो कर लें ये मुल्ज़िम है या नहीं। आजकल हर जगह पे यही शोर है कि जी हमें बताया नहीं जाता। जब अरबाब इख्तियार ये कहते हैं कि पहले तहकीक कर ली जाए, तो उस वक्त उनके एजेंडे को बयानिया करार दे दिया जाता है, चाहे वो किसी पार्टी से भी हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट के किस पार्टी से। जब हम वकला कहते हैं तो वो कहते हैं जी ये शोर शराबा डाल रहे हैं या वकला गर्दी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वकला को क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है कि ये मुआशरे का सिर्फ वो एक जुज बचा है जो कि आइन, कानून और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है। ये हमारे जो स्टेटस को की है ना जी, अज्जा मुआशरे के, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारे कई और दोस्त ऐसे हैं जिनका पूरा पंजा उस पर जमा हुआ है मुआशरे पे, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वकला को क्रिटिसाइज करके पब्लिक के नज़र में कह दिया जाए कि ये बदमाश हैं, ताकि इनकी इज्जत या मुआशरे में जो तकरीम है वो ख़त्म हो जाए और हम अपनी मनमानी करें। हमारे दोस्तों को ये चाहिए कि जब वकला कोई एहतजाज करते हैं या वकला कोई बात करते हैं तो उस वक्त उसको देख लें, फिर उस पर कोई बात करें, हमारा मौक़िफ़ सुन लें। तो ये गुजारिश है जी कि जब हमारा एहतजाज है उसको आइन के मुताबिक लेंगे तो हम पॉजिटिव होंगे, जब आइन के मुताबिक नहीं लेंगे तो हम नेगेटिव पोर्ट्रेट होंगे। इस पे भी मामला हमारा मौक़िफ़ सुन लिया करें, बस यही गुजारिश है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला किया जाए कि क्या जो काम हो रहा है वो कानून के मुताबिक है या नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो तो देखी, लेकिन उसके वीडियो के पीछे की कहानी नहीं पता थी उनको कि आखिर ये जो चैम्बर्स अलॉट हो रहे हैं इसका मसला क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। जब तक आपको पूरी कहानी, फुल स्टोरी पता नहीं चलती, तब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा लोन साहब, ये बताइएगा,
एक बात है जो कि जनरली अब रूल करना शुरू हो गई है शहर के अंदर कि अगर आपने एमपीए या एमएनए का टिकट लेना है तो आपके पास लाजमी तौर पे वकीलों की तरफ से कोई ना कोई सेक्रेटरी की सीट आपने जीती होनी चाहिए या सदर की सीट जीती होनी चाहिए। इज दैट ट्रू? ऐसा है अनान भाई? इस इलेक्शन का जो ये प्रोसेस था ना जी, उससे पहले ये गलतलाम थी। अब एक पार्टी ने ही टिकट दिए, पीटीआई ने, वो आपके सामने है। तो पूरे पंजाब में 75 मेंबर बार काउंसिल होते हैं, 75, और 75 मेंबर बार काउंसिल में से हमारे एक मेंबर हैं जाम यूनुस साहब मुजफ्फरगढ़ से, उनको एक को टिकट मिली है, 74 को टिकट नहीं मिली। लेकिन माजरत के साथ कोशिश सबकी होती है सियासत में आने की, फिर उसके बाद उसकी वजह ये है जी कि वकील जो है ना बेसिकली पॉलिटिक्स से मोहब्बत रखता है। हाँ, क्योंकि उसका ओढ़ना बिछौना सियासत से उसका होता है जी। क्योंकि हर मामले पे जब सियासत ये है ना जी कि हर इशू पे आपको इल्म हो, हर इशू को आप उजागर कर सके और उसको हल करवाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल ठीक है आपने सर। इस पे मजीद गुफ्तगू मैं करना चाहता था लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप आज के शो में आए, बड़ा अच्छा सेशन रहा आपके साथ, और अच्छा सेशन रहने के साथ साथ हम किसी न किसी नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि क्या करना चाहिए। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।